डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोनिका डूंगरवाल आज आपसे वसा की विशेषताओं एवं प्राप्ति के साधनों पे बात करने जा रही हूँ। अभी तक हमने वसा का परिचय देखा, साथ में इसका रासायनिक संगठन और मानव शरीर में वसा के कार्यों को समझा है। तो आज हम बात करेंगे वसा की विशेषताओं पे। विशेषताओं में हम सबसे पहले बात करेंगे वसा की घुलनशीलता की। मैंने आपको पूर्व में भी बताया है कि वसा जो होती है वह पानी में अघुलनशील होती है, परंतु कार्बनिक गोलक जैसे कि ईथर, पेट्रोलियम, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन आदि में यह आराम से घुल जाती है। पानी में अगर हम वसा की कुछ बूंदे डालें, भली वह घी है या तेल है, तो आप देखते हो कि वो तैर कर ऊपर आ जाती है। इसी तरह दूध में जो फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं या कण होते हैं वह मलाई के रूप में ऊपर आ जाते हैं, जो कि इस बात को प्रूव करते हैं कि वसा जल में अघुलनशील होती है। घुलनशीलता के बाद अब हम आते हैं वसा की दूसरी विशेषता पे, जो कि है संतृप्तता या जिसे इंग्लिश में हम सैचुरेशन कहते हैं। वसा की प्रकृति, उसका स्वाद, सुगंध, उसका पिघलने का बिंदु, ये सारी चीजें एक तो कार्बन की श्रृंखला कितनी लंबी है उस पर, और दूसरा कार्बन अणुओं की संतृप्तता पे निर्भर करता है। संतृप्तता मैंने आपको वसा के क्लासिफिकेशन में भी बताया कि कार्बन से कार्बन के मध्य जो बॉन्ड बन रहा है, अगर वह सिंगल बॉन्ड होता है और बाकी सारे बॉन्ड उसके सिंगल ही होते हैं, तो ऐसी वसा को हम संतृप्त वसा कहते हैं। यानी कार्बन और कार्बन के मध्य में जब सिंगल बॉन्ड उपस्थित है, एक बंध ही उपस्थित है और साथ में वह हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसे संतृप्त वसा कहा था। परंतु जब कभी कार्बन व कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड होता है या द्विबंध पाए जाते हैं, जो कि एक भी हो सकता है या अधिक भी हो सकते हैं, तो उसे हम असंतृप्त वसा कहते हैं। और इसी संतृप्तता पर वसा का स्वाद, सुगंध, उसका पिघलने का बिंदु मतलब कौन से टेम्परेचर पे वो पिघलेगा, यह निर्भर करता है। सामान्यतः जो संतृप्त वसा होती है वह ठोस होती है। इसमें केवल नारियल का तेल ही ऐसा है जिसमें कार्बन अणुओं की श्रृंखला छोटी होने के बावजूद भी यह ठंड के समय जो है ठोस अवस्था में रहता है और गर्मी में द्रव अवस्था में रहता है। सामान्य तापक्रम पर यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वसा होती है वो जम जाती है, परंतु जो तेल होता है वह द्रव अवस्था में रहता है। वसा या तेल को यदि अधिक समय तक जब हम गर्म करते हैं, तो वह अपनी सरलतम इकाई वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में टूट जाता है। साथ ही में जब ये वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में टूटता है तो एक तीव्र गंध आती है, क्योंकि एक पदार्थ बनता है जिसका नाम होता है एक्रोलीन पदार्थ। और ये जो पदार्थ होता है ये स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद या हानिकारक होता है, जो कि हमारी पाचन क्रिया में गड़बड़ियां उत्पन्न करता है। इसलिए जब हम वसा को गर्म करते हैं बच्चों, तो हमें इतना गर्म नहीं करना चाहिए कि उसमें से तेज धुआं निकलने लग जाए। और जब ऐसा तेल में चीजों को तला जाता है या हाई टेम्परेचर पे चीजों को तला जाता है, तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह होती है, क्योंकि उसमें एक्रोलीन नामक पदार्थ बन जाता है। और ये जो चीज है इसका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप तेल को जब गर्म कर रहे हैं तो फ्यूम्स निकलने से पहले वाले स्टेज पे हम गैस को सिम कर दें और चीजों को तलें, जब जरूरत है वापस से तेज कर दें। अब हम बात करेंगे विशेषताओं में तीसरी विशेषता की। वो होती है दुर्वासिता या इंग्लिश में जिसे रेंसिडिटी कहा जाता है। दुर्वासिता या रेंसिडिटी का क्या मतलब है? वसा एवं तेल को लंबे समय तक खुला छोड़ देने पर उनकी खराब होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि वह निरंतर
वायु के संपर्क में आता है और आप सभी को पता है इस हवा में या वायु में क्या उपस्थित होता है, ऑक्सीजन। और ये जो ऑक्सीजन होती है ये ऑक्सीकरण की क्रिया कर लेती है इस वसा से, जिसके कारण वसा में कीटोन बॉडीज और एल्डिहाइड बन जाते हैं। क्योंकि कीटोन बॉडीज और इसमें एल्डिहाइड बन गए हैं, इस कारण से वसा का जो स्वाद होता है, उसका जो सुगंध होती है, उसका जो रंग होता है, छूने पे जो हमें फील होती है, इन सभी चीजों में परिवर्तन आ जाता है और ऐसी वसा को रेंसिड वसा कहा जाता है और यह वसा हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको समझाया है कि वसा को अधिक गर्म करते हैं तो उसमें से धुआं निकलने लगता है और इस स्टेज पे आके वह जो वसा होती है वह ग्लिसरॉल और उस वसीय अम्ल में टूट जाती है और उसमें इक्रोलीन नामक पदार्थ बन जाता है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि आपने जनरली रेंसिडिटी जो है उसमें ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। आपको पता है जहां अनसैचुरेटेड फैट होगा, है ना, जहां कार्बन और कार्बन का मॉलिक्यूल जो है डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो उसमें हमेशा एक क्षमता होती है कि वह बॉन्ड टूट जाए, दूसरा बॉन्ड, है ना, एक से तो जुड़ना ही है उसको, पर दूसरा टूट जाए और वहां आके कोई और अणु जुड़ जाए। तो इस क्षमता के कारण से क्या होता है, कई बार जब हम तेल और वसा को खुला छोड़ देते हैं तो वहां पर आके ऑक्सीजन जुड़ जाती है और ऑक्सीकरण की क्रिया हो जाती है और उसके कारण से कीटोन बॉडीज या एल्डिहाइड्स बन जाते हैं और इस कारण से वो वसा जो है खराब हो जाती है और ऐसी वसा को हम रैंसिड वर्ड यूज करते हैं बच्चों, रैंसिड फैट या दुर्वासित वसा कहा जाता है और जिसके कारण से भी वसा के स्वाद में, सुगंध में, रंग में, स्पर्श में परिवर्तन आ जाता है और ऐसा परिवर्तन अगर आ गया है तो हमें ऐसा तेल और घी यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। और इस चित्र में फ्रेश ऑयल का कलर बताया हुआ है कि कैसा दिखता है और रेंसिड ऑयल कैसा दिखने लग जाता है ना। ये जस्ट एक समझाने के लिए पिक्चर है बच्चों, बाकी आप सूंघ के पता लगा सकते हो, टच करके पता लगा सकते हो। ये जो दुर्वासित फैट होता है बच्चों, जैसे इसका एग्जाम्पल हम कई बार नमकीन होती है, मठड़ी होती है, ये भी लंबे समय तक अगर पड़ी रह जाती है, 20-25 दिन से ऊपर हो जाते हैं, तो भी आपको अजीब सी स्मेल आती है, आप खाते हो तो आपको स्वाद अजीब सा लगता है। तो वो भी रेंसिडिटी हो, उस फूड स्टफ बने हुए भोज्य पदार्थ में भी रेंसिडिटी हो जाने के कारण से होता है। यानी कि हमें जो है यह चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि ये आइटम हमने कब बनाया था, कितने दिन हो गए, इसमें से अगर अच्छी स्मेल नहीं आ रही है तो जरूर से खराब हो गई है और ऐसी चीज को ना तो हमें खाना चाहिए ना दूसरों को खिलाना चाहिए। अब हम बात करेंगे चौथी प्रॉपर्टी की, जिसका नाम है हाइड्रोजनीकरण या इंग्लिश में इसे कहते हैं हाइड्रोजनेशन। इस क्रिया के द्वारा असंतृप्त वसीय अम्ल को संतृप्त वसीय अम्लों में बदला जाता है। वनस्पति घी जो होता है इसी के द्वारा तैयार किया जाता है। पहले वाली स्लाइड में अभी बताया कि जहां कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड है तो इस एक बॉन्ड में हमेशा कैपेसिटी होती है कि कुछ और चीज उसके आके जुड़ जाए। तो यहाँ पे बताया गया है ये जो डबल बॉन्ड है वह डबल बॉन्ड जो है वो खुल गया है और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन और इससे एक और हाइड्रोजन आके जुड़ गया है, यानी दो हाइड्रोजन एटम जुड़ गए हैं। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है कि एक डबल बॉन्ड जब बनता है तो दो हाइड्रोजन एटम निकलते हैं, यानी एक टूटेगा तो दो जुड़ेंगे। ठीक है, जस्ट इसके विपरीत होगा। यानी इस क्रिया के द्वारा असंतृप्त वसीय अम्ल को संतृप्त में बदल रहे हैं, यानी कार्बन में कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है और इस कारण से आपका जो असंतृप्त वसीय अम्ल होता है वो संतृप्त में जब बदल जाता है तो वह जो चेन होती है एक पूर्ण चेन बन गई है संतृप्त वसीय अम्ल की और इसके द्वारा बाजार में वनस्पति घी बनाया जाता है। मतलब वनस्पति घी इज नॉट अ प्योर फॉर्म ऑफ घी, यह तेल से बनाया जाता है क्योंकि आपको पता है असंतृप्त वसीय अम्ल तेल में उपस्थित होते हैं। यानी वनस्पति घी
क्यों सस्ता आता है घी से, उसका रीजन यही होता है क्योंकि ये जनरली मूंगफली के तेल से बनाया जाता है। असंतृप्त वसीय अम्लों में हाइड्रोजन को प्रविष्ट कराकर कार्बन के अणुओं को संतृप्त किया जाता है, जिससे वे द्रव अवस्था से ठोस रूप में बदल जाते हैं, है ना, जैसा घी होता है आपका। मूंगफली के तेल से वनस्पति घी जो तैयार किया जाता है वह हाइड्रोजनीकरण के द्वारा ही तैयार किया जाता है। यानी वनस्पति घी जो है आपका देशी घी नहीं है, ये तेल से बना हुआ घी है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए बच्चों। कई बार इसकी वनस्पति घी में विटामिन ए ऊपर से मिला दिया जाता है और इस चीज को हमने पहले आपको बताया, क्या कहते हैं, फोर्टिफिकेशन। यानी इसे विटामिन ए से फोर्टिफाइड भी किया जाता है और ऐसे वनस्पति घी के ऊपर बकायदा लिखा होता है फोर्टिफाइड विथ विटामिन ए या विटामिन ए फोर्टिफाइड वनस्पति घी। पहले कभी डालडा घी जो आता था बच्चों, वो वनस्पति घी का ही एक उदाहरण होता है। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं साबुनीकरण की, जो कि वसा की नेक्स्ट होती है या उसका नेक्स्ट गुण होता है। इस क्रिया के द्वारा साबुन का निर्माण किया जाता है। यानी कि वसा में एक कैपेसिटी होती है, जब भी वो कभी क्षारीय पदार्थ यानी अल्कली के साथ जुड़ता है और उसके साथ जब क्रिया करता है तो साबुन बनाता है। ये नीचे मैंने आपको बताया है, वसा प्लस अल्कली इज इक्वल टू सॉल्ट। पहले के जमानों में घर पे साबुन बनाया जाता था, इसके लिए तेल भी अलग से खरीद के लाया जाता था कि उससे साबुन अच्छा बनता है। और कास्टिक सोडा, KOH इंग्लिश में बोलते हैं, केमिकल जिसका नेम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। जनरली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, कई बार सोडियम हाइड्रोक्साइड भी NaOH भी यूज किया जाता है, जो कि एक तरह का एल्कली है। तो उस एल्कली के अंदर या कास्टिक सोडा के अंदर पानी मिला दिया जाता है और फिर उसमें धीरे धीरे तेल को हिलाते हुए मिलाते हैं और उसको छोड़ देते हैं रात भर, तो वह सोप का रूप ले लेता है, साबुन का रूप ले लेता है। तो बाजार में भी सोप ऐसे ही मिलाया जाता है। अगर इसमें खुशबू डाल दी, इसके अंदर थोड़ा सा आपने कलर डाल दिया, तो अलग अलग रंग के अलग अलग खुशबू के साबुन बन जाते हैं। फिर आते हैं माइल्ड सोप होते हैं आपके, है ना, जो मृदु साबुन है, जो कि स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाते, तो उसके लिए अच्छी वाली अल्कली फैट वगैरह यूज किए जाते हैं और इनको आजकल फोर्टिफाइड भी किया जाता है। यानी साबुनीकरण एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा साबुन का निर्माण किया जाता है। जब वसा को हम क्षारीय पदार्थों से प्रतिक्रिया कराते हैं तो साबुन का निर्माण होता है। अब बात मानव शरीर की यहाँ की गई है बच्चों, क्योंकि हम शरीर में फैट भी जब खा रहे हैं तो फैट भी है पाचन तंत्र के अंदर और वहां का मीडियम जो है वो क्षारीय होता है, पर पाचन क्रिया में साबुनीकरण नहीं होता है ना। नहीं तो क्या है, हमने वसा खाई, अंदर क्षारीय मीडियम है, दोनों ने रिएक्ट किया और साबुन बन गया। पर ऐसा नहीं होता है हमारे शरीर में, यानी पाचन क्रिया में साबुनीकरण नहीं होता है। परंतु कभी 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 यदि वसा का अवशोषण छोटी आंत में ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, तो छोटी आंत में जहाँ पाचन क्षारीय माध्यम में होता है, वहां स्वतंत्र वसीय अम्ल कैल्शियम लवण की उपस्थिति में क्षार के साथ क्रिया करके साबुन बना देते हैं। कुछ बीमारियों में ऐसा होता है, जो कि यहाँ पे समझाई गई है, कि कई बार ऐसा हो जाता है, ये जो साबुन बनता है मल के द्वारा बाहर निकलता है और यह एक प्रकार की बीमारी में मनुष्य में होता है, जिसे उस बीमारी का नाम होता है स्क्रू। यानी जब मनुष्य में स्क्रू नामक बीमारी हो जाती है, तब ये जो वसा होती है ये क्षार से क्रिया करती है और साबुन का निर्माण करती है। इसके साथ ही वसा की विशेषताएं जो है वो पूर्ण होती है। अब हम बात करेंगे वसा के स्रोतों। वसा प्राप्ति के साधन या सोर्सेज ऑफ फैट या वसा के स्रोत। वसा जो होती है बच्चों, दो स्रोतों से प्राप्त होती है, एक है प्राणिज स्रोत, दूसरा है वनस्पति स्रोत। आपको पता है प्राणिज स्रोतों से वसा यानी कि घी प्राप्त किया जाता है, जबकि तेल जो होता है वो केवल वनस्पति स्रोतों में पाया जाता है और ये जो होता है असंतृप्त होता है। साथ में इसमें आवश्यक वसीय अम्ल उपस्थित होते हैं,
जो कि हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इनकी कमी से हमारे शरीर में कई सारे फंक्शंस नहीं हो पाते हैं, इसलिए हमारी डाइट में तेल होना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ भोज्य पदार्थों में वसा जो होती है वह अदृश्य रूप में पाई जाती है। अदृश्य का क्या मतलब हुआ बच्चों? वो उपस्थित तो है पर आपको नजर नहीं आ रही है। फॉर अनाज एग्जाम्पल है ना, जैसे गेहूं में थोड़ी सी मात्रा में तेल उपस्थित है पर नजर नहीं आ रहा है, दालों में उपस्थित है नजर नहीं आ रहा है, फल सब्जियों दूध में उपस्थित होता है पर नजर नहीं आता है ना। दूध में आपको पता कैसे चलता है कि उपस्थित है इसके अंदर? कि मलाई के फॉर्म में ऊपर आ जाता है। इसी तरह से बादाम का तेल निकालते हैं पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना। अरंडी से अरंडी का तेल निकाला जाता है, मूंगफली से मूंगफली का तेल निकाला जाता है। तो कहने का मतलब है भोज्य पदार्थों में वसा तो उपस्थित होती है पर जब हमें वो दिखाई नहीं देती है, ऐसी वसा को हम इनविजिबल फैट कहते हैं। और नीचे वाले पिक्चर में यही एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे एग, फिश, मिल्क, राजमा, गेहूं आदि के पिक्चर्स बताए हुए हैं। और ऐसा वसा जो हमें नजर आती है उसे हम दृश्य वसा या विजिबल फैट कहते हैं। जैसे एग्जांपल बटर है आपका, किसी भी प्रकार के तेल हैं आपके, या आपका जो घी है वो इसके अंतर्गत आता है ना। तो जो हमें डायरेक्टली पता चल रहे हैं कि ये वसा या तेल है वो दृश्य कहलाते हैं। जो डायरेक्टली नहीं पता चल रहे वो अदृश्य कहलाते हैं। अर्थात वसा जो होती है वह दृश्य रूप में व अदृश्य दो रूपों में भोज्य पदार्थों में पाई जाती है। इसके साथ ही हमारा ये जो आज का टॉपिक था वसा की विशेषताएं और प्राप्ति के साधन, ये खत्म होता है। थैंक यू।